Assalamu alaikum dear student. In this lecture we will study in common cold. Common cold are also called as a nasopharyngitis, acute viral rhinopharyngitis, acute coryza और a cold. कॉमन कोल्ड जिसको सर्दी ज़ुकाम बोला जाता है ना। इसमें सबसे पहला जो इसका सिम्टम्स है रिलेटेड टू कॉमन कोल्ड, कफ है, सोर थ्रोट है, रनिंग नोज़ है और फीवर है। ये हम लोग जानते हैं ना, क्योंकि ये ऐसी डिसीज़ है जो बहुत सारे लोगों को हो चुकी है और अक्सर होते रहती है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शियस डिसीज़ ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें वायरल इन्फेक्शन ऑकर होता है। सो पर्सन सफरिंग इन अ कॉमन कोल्ड, it caused by a group of viruses called as a rhinovirus और coronavirus। rhinovirus की ही सीवियर स्टेज क्या बताया गया है, कोरोना वायरस है। क्योंकि अभी हम लोग जो करंट व्यूज़ देख रहे हैं, कोरोना वायरस में भी सर्दी बुखार ज़ुकाम ये होता है और उसके बाद धीरे धीरे इसमें पर्सन सफरिंग इन अ डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, respiration। So second symptoms is the sneezing, nasal कंजेशन, कंजंक्टिविटीज़, जिसको रेड आइज़ बोलते हैं, आँख आ जाती है ना, आँख उठ जाती है बोलते हैं, तो उसको कंजंक्टिविटीज़ बोला जाता है। मसल्स रैशेस, इट मीन्स अ वीकनेस ऑफ मसल्स, फटीग, हेडेक, शिवरिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। शिवरिंग किसको बोला जाएगा, एकदम बुखार में बहुत ज़्यादा जो शिद्दत रहती है उससे सर्दी लगने लगती है, कपकपाहट वाली सर्दी, उसको शिवरिंग बोला जाएगा। अब इसमें प्रिवेंशन क्या रहेगा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इट इज़ द स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। ऐसे पर्सन से क्या रहना चाहिए, हम लोगों को दूर रहना चाहिए। वॉश हैंड्स विथ सोप एंड वाटर। और उसके बाद क्या करना चाहिए, ये कॉमन प्रिवेंशन है, ये जो अभी कोरोना वायरस में भी चल रहा है कि हाथ को अच्छी तरह धो, उसके बाद चेहरे को साफ़ करो और पैर को धो अच्छी से, है ना। तो हम लोग जो डेली हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज़ में भी हम लोग वज़ू कर लेते हैं, तो ये वज़ू से भी ये वायरस वगैरह जो भी इन्फेक्शन है वो दूर हो जाता है। तो नमाज़ भी पढ़ना है ना हम लोगों को। ये बीमारी से भी महफूज रखेगा हमको, और उसके अलावा क्या करेगा, ये हमारा प्रिवेंशन भी करेगा जो वायरल इन्फेक्शियस डिसीज़ है उससे। नेक्स्ट इज़ द यूज़ हैंकरचीफ टू कवर द नोज़ एंड माउथ ड्यूरिंग अ कफिंग एंड स्नीजिंग। छींकते वक्त और खांसते वक्त क्या करना चाहिए, हम लोगों को रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे नोज़ को कवर करना चाहिए, माउथ को कवर करना चाहिए। तो ये भी उसका एक क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है। नेक्स्ट डिसीज़ इज़ द रिंग वर्म। रिंग वर्म जिसको डर्मेटोफाइटोसिस भी बोला जाता है। फर्स्ट फीचर इज़ द डर्मेटोफाइटोसिस। इट मीन्स इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन कॉज्ड बाय अ फंगल स्पेसीज ऑफ ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम। ये दोनों क्या है, उसकी स्पेसीज़ है। कौन सी, फंगल स्पेसीज़। अब ये रिंग वर्म के थ्रू होता है, ये स्किन से रिलेटेड डिसीज़ है। इसमें क्या होता है देखते हैं हम लोग आगे। These fungi feed on keratin present in skin, hair and nails। ये फंगस कैसा रहता है, जो हम लोगों की बॉडी के अंदर केराटिन नाम का प्रोटीन होता है, उसको ये एज अ फूड पर्पस इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इसकी कमी हो जाती है, केराटिन नाम के प्रोटीन की। तो रिंग वर्म डर्मेटोसाइट पे, स्किन की लेयर पे ये रैशेस पड़ने लगते हैं, रिंग लाइक रैशेस। देखते हैं हम लोग इसका साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। Infected skin shows large ring-like red-colored patches due to the ringworm। कैसे पैचेस होते हैं, मतलब जो स्किन पे नज़र आने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, चट्टा निकल गया है स्किन पे, चट्टा चट्टा पड़ने लगा है वो बीमारी में, तो ये वही वाली बीमारी है ना, जिसमें रिंग वर्म के इन्फेक्शन से रेड कलर के पैचेस पड़ जाते हैं। दीज रेड पैचेस कॉजेज इंटेस्टाइन इचिंग, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन इचिंग होने लगता है, इरिटेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी शोज ड्राई स्केली लेजन। बहुत सारा बॉडी का पार्ट कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है और उस पर झुर्री पड़ जाती है, स्केल आ जाती है, स्केली लेजन उसको बोला जाता है। ड्यू टू इन्फेक्शन इन नेल्स इट बिकम्स थिक, डिसकलर्ड एंड डिसफिंगर्ड कॉल्ड आ ऑनकोमाइकोसिस। इसके इन्फेक्शन से जो नाखून है
वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। कलर उसका कैसा हो जाता है, नाखून का कलर डिसकलर हो जाता है। डिसकलर का मतलब क्या होगा, वो जो हम लोगों के नाखून का कलर होता है, तो रिलेटेड टू ब्लड, ब्लड से रिलेटेड होता है ये, कि खून अगर ज़्यादा है तो नाखून से भी समझ में आता है कि नाखून थोड़ा सा पिंकिश दिखाई देता है नेल। लेकिन अगर यहाँ पे ये डिसीज़ हो गई है तो ऐसे पर्सन का जो नेल रहेगा वो डिसकलर्ड हो जाएगा। और फिंगर ये भी कैसी होएगी, डिसफिंगर्ड उसका हैंड रहेगा। एथलीट्स फुट शोज़ फंगल इन्फेक्शन इन बिटवीन टोज़। जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स के जो खिलाड़ी होते हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन होता है उनके टोज़ के ज़रिए, मतलब उसके पैर के ज़रिए फंगल इन्फेक्शन होता है। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे ये बीमारी फैलती है? तो सबसे पहले इट स्प्रेड्स बाय शेयरिंग ऑफ क्लॉथ, कोम ऑफ इन्फेक्टेड एंड क्लोज कॉन्टेक्ट विथ अ इन्फेक्टेड पर्सन। कैसे फैलेगी ये बीमारी? जो ये बीमारी में मुब्तला है, अगर उसका कपड़ा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका बर्तन अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन के बहुत क्लोज कांटेक्ट में हम लोग हैं, तो इससे ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है। ये उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है। नेक्स्ट इज़ इसका डायग्नोस्टिक फीचर क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग? तो सबसे पहले डायग्नोसिस इज़ डन बाय अ फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होगा, रेड पैचेस देखेंगे हम लोग, इसके फिंगर का जो नेल है इसमें डिसकलर अगर हम लोग फॉर्म किए और फिंगर का इरेगुलर शेप अगर हम लोग ये डायग्नोस कर लेते हैं तो इसमें समझ में आ जाएगा, यही फिज़िकल एग्जामिनेशन में समझ में आ जाएगा कि पर्सन सफ़रिंग इन अ रिंगवर्म। अब ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं इसका? फॉर ट्रीटमेंट निस्टाटीन, फ्लूकोनाइजोल एंड इट्राकोंजोल, ये मेडिसिन का नाम है। ये सब मेडिसिन ऐसे पर्सन्स को दिया जा सकता है। अब इसका प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या रहेगा इसका? तो अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट, शेयरिंग ऑफ क्लॉथ्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अवॉइड करना है हम लोगों को ऐसे पर्सन से जिसको ये बीमारी हो चुकी है, उसका क्लॉथ शेयर नहीं करना है, उसका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम लोगों को शेयर नहीं करना है। एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ इन हॉट वाटर विथ फंजीसाइडल सोप। ऐसे पर्सन का जो क्लॉथ है उसको फंजीसाइडल सोप से उसको धोना चाहिए ना, वॉश करना चाहिए। ये दो बीमारियां अभी हम लोग पढ़े हैं। ये आप लोगों को इसका डायग्नोस्टिक फ़ीचर क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, उसके अलावा दिखाई कैसा देता है, साइंस एंड सिम्टम्स, ये आपको याद रखना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितनी भी बीमारियां दी जा रही है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, है ना, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज़ द डेंगू। ये भी आप लोग सुने हो, ये डिसीज़ भी, और कैसे होता है अब हम लोग पढ़ते हैं डेंगू कैसे होता है। तो डेंगू फीवर इज़ पेनफुल वेरी सीवियर वेक्टर बोर्न डिसीज़ कॉज्ड बाय अ डेंगू वायरसेस। डेंगू वायरस के ज़रिए, ये मच्छर के ज़रिए ही फैलने वाली बीमारी है, लेकिन ये क्या है, एज अ वेक्टर इस्तेमाल किया जा रहा है। डेंगू वायरस इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइटिंग ऑफ फीमेल एडिलस मॉस्किटो। देखो, एडीज़ मॉस्कीटो, ये वाला मॉस्कीटो कैसा है, डेंगू वायरस को फैलाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके जितने भी साइंस एंड सिम्टम्स हैं, हम लोग जो मलेरिया का साइंस एंड सिम्टम्स पढ़े हैं, उसको कैसे डायग्नोस किया जाता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो ये डेंगू में भी सेम एज इट इज़ रहेगा। इसीलिए यहाँ पे आपको बाकी का नहीं दिया गया है, क्योंकि ये आप मलेरिया में पढ़ चुके हो, इसीलिए बाकी का फीचर्स आपको नहीं दिया गया है। नेक्स्ट डिसीज़ इज़ द मोस्ट डेंजरस डिसीज़ इज़ कैंसर। अब कैंसर कैसे होता है, जिस्म में कैंसर कैसे होता है? तो द एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड एंड पर्पसलेस डिवीज़न ऑफ सेल फ्रॉम मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल कॉल्ड एज अ ट्यूमर। बॉडी के अंदर एबनॉर्मल फॉर्म में सेल का डिवीज़न होने लगता है। जैसे कि इससे पहले भी आपको समझाया गया है कि सेल का डिवीज़न एक पर्टिकुलर लिमिट तक होता है। जैसे कि 2 सेल रहेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, 16 से 32, 32 तक आकर यहाँ पे 32 जो माइटोसिस और मियोसिस के ज़रिए सेल डिवीज़न हो रहा है, यहाँ पे आके वो सेल डिवीज़न स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद दूसरा सेल डिवीज़न होने लगेगा।
लेकिन समटाइम्स क्या होता है, फिजिकल इंजरी से, केमिकल इंजरी से बॉडी के अंदर सेल का डिफरेंशिएटेड अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पर्सन सफरिंग इन अ कैंसर क्या बनने लगता है, ट्यूमर बन जाता है। तो ट्यूमर का मतलब क्या होगा, गांठ बन जाती है। तो हर गांठ कैंसर की गांठ नहीं रहती है, लेकिन हर कैंसर गांठ से ही शुरुआत होता है। कैंसर शुरू कैसे होगा, गांठ से ही शुरू होगा, है ना। तो पहले गांठ बनती है, फिर वो गांठ के अंदर इतनी एबिलिटी होती है, वो ट्यूमर के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि दौरान खून के ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह वो ट्यूमर ट्रांसफ़र होता है। अब वहाँ पे भी वो गांठ बनाने लगता है, फिर वहाँ से तीसरी जगह ट्रांसफ़र होगा, वहाँ पे भी वो गांठ बनाने लगेगा। तो ये क्या है, शुरुआत किससे हो रही है, कैंसर की गांठ से ही हो रही है। लेकिन हर गांठ कैंसर की ही नहीं होती है, ये याद रखना बच्चों। देखो मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को कि कैंसर की शुरुआत गांठ से ही होती है, लेकिन हर गांठ कैंसर की नहीं होती। इसमें कुछ गांठ पेन की भी होती है, कुछ एक म्यूकस की भी होती है, लिक्विफाइड स्टेट की भी होती है। तो आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द कैंसर, द मैलिग्नेंट ट्यूमर कॉल्ड एज अ कैंसर एंड एबिलिटी टू स्प्रेड टू अदर टिश्यूज़। दो तरीके का इसमें ट्यूमर होता है, दो तरीके की गांठ होती है। एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक होता है बेनाइन ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर आर मोस्ट डेंजरस एज कंपेयर टू द बेनाइन ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर कैसा होता है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है। नॉन कैप्सुलेटेड इसको कैसे समझेंगे आप लोग, जैसे कि हम लोग जो मेडिसिन लेते हैं उसमें जो कैप्सूल रहता है, अगर कैप्सूल का एक कवर खुला हुआ रहेगा तो जितना पाउडर का स्टेट रहेगा वो स्प्रेड होने लगेगा, बिखरने लगेगा, है ना। ये कैप्सुलेटेड हो गया, सॉरी ये नॉन कैप्सुलेटेड हो गया। अब कैप्सुलेटेड किसको बोलेंगे, जो दोनों जानिब से ढका हुआ हिस्सा हो वो क्या रहेगा, हम लोगों का कैप्सुलेटेड रहेगा। तो बेनाइन ट्यूमर इज़ कैप्सुलेटेड एट दे आर लेस डेंजरस एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर आर नॉन कैप्सुलेटेड, दे आर मोर डेंजरस एज कंपेयर टू द बेनाइन ट्यूमर। Next characteristic feature is the cancerous cell show uncontrolled division and form new lump or mass of tissue called a neoplasm that harm the body. नियोप्लाज्म जब ये मास बनने लगता है टिश्यू का, जो अपना कंट्रोल खो देता है अनकंट्रोल्ड डिवीज़न के थ्रू जो बनता है, ये हार्मफुल है किसके लिए, बॉडी के लिए। ट्यूमर इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन। ट्यूमर की वजह से जो बॉडी के अंदर बहुत सारा जो फंक्शन क्रिएट हो रहा है नॉर्मली स्टेट में, तो वो ट्यूमर की वजह से क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो जा रहा है और बॉडी का बहुत सारा जो पार्ट ये फंक्शन अपना खो के डिसफंक्शनिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं। द स्टडी ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड एज अ ऑन्कोलॉजी। समटाइम्स द क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट इज ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्यूमर। स्टडी ऑफ ट्यूमर इज़ कॉल्ड एज अ ऑन्कोलॉजी। आप अभी नीट का एग्ज़ाम देंगे, नीट के एग्ज़ाम में ये जो एक एक मार्क्स की जो टर्मिनोलॉजी, जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े हैं सेरोलॉजी, तो सेरोलॉजी किसको बोला गया है, स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड एज अ सेरोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ द ऑन्कोलॉजी, किसको बोला गया है, तो स्टडी ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड एज अ ऑन्कोलॉजी। एंड द पर्सन एक्सपर्ट इन इट नोन एज ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना। आप उनकी डिग्री के आगे देखना, अभी जो मालेगांव में है कैंसर की स्पेशलिस्ट, आप उसमें सर्च करना कि कौन से डॉक्टर हैं। अब उनकी डिग्री के आगे आप पढ़ना, यहाँ पे लिखा रहेगा ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ऑन्कोलॉजिस्ट किसको बोला जाता है, जो कैंसर के माहिर हैं, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, है ना। नेक्स्ट इज़ द टाइप ऑफ ट्यूमर। टाइप ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर डेवलप एनीवेयर इन द बॉडी बट ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस। यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि ट्यूमर कहीं भी बॉडी के अंदर कहीं पर भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन सब जो भी गांठ बन रही है वो कैंसर की ही गांठ नहीं रहेगी, वो गांठ कोई और की भी हो सकती है। जब तक उसको डायग्नोस ना किया जाए, डॉक्टर से चेक करा के जब तक उसको डायग्नोस ना किया जाए कि ये कैंसर की ही गांठ है, हम लोगों को खुद से नहीं समझना है कि ये जो हम लोगों को गांठ है वो कैंसर की गांठ है ना। So there are two types of tumor. One is benign tumor. They are non-malignant and cancerous.
और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो कैंसरस ट्यूमर को और क्या बोला जा रहा है, मैलिग्नेंट बोला जा रहा है, बेनाइन को और नॉन मैलिग्नेंट बोला जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं बेनाइन ट्यूमर और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर ये बॉडी के अंदर कहाँ पे होता है और कैसे ये स्प्रेड होता है। फर्स्ट पॉइंट इज इट ग्रोज स्लोली बट डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड नहीं होता है बॉडी के अंदर। इट इज़ लोकलाइज्ड बट मे इंक्रीज साइज। ये बॉडी के अंदर कोई एक ही पार्ट में प्रेजेंट होता है और वहीं से ये इंक्रीज़ इसकी साइज़ को करता है, अपनी साइज़ को ये इंक्रीज़ करेगा ट्यूमर, लेकिन इसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं रहती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। मतलब कैसे, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर अगर हुआ है तो ब्रेन इट इज़ रिलेटेड फॉर हम लोगों का जो दिमाग है, दिमाग में जो ट्यूमर हुआ है, अब वो ट्यूमर बेनाइन ट्यूमर की वजह से होगा। सिर्फ वो अपना ट्यूमर का फॉर्म इंक्रीज़ करेगा, उसकी साइज़ इनलार्ज करेगा, लेकिन इसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं रहेगी कि ये दौरान खून के ज़रिए दिमाग से निकल के बॉडी के दूसरे पार्ट में जा सके। जैसे इंटेस्टाइन है, आंत है हम लोगों की, किडनी है, यहाँ पे ये सब जगह नहीं जाता है, बल्कि वो ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है और वहीं से वो ट्यूमर की साइज़ को इंक्रीज़ करता है। Next point is some benign tumors are harmful and fatal। कुछ बेनाइन ट्यूमर कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, है ना। जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, आगे दिया गया एग्जांपल ब्रेन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर समटाइम्स में बिकम मैलिग्नेंट, लेकिन कभी कभी ये बेनाइन ट्यूमर्स कन्वर्ट हो जाते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर में। जैसे कि एग्जांपल है एडिनोमा एड्रीनल ग्लैंड का ये ट्यूमर है। उसके बाद फाइब्रॉइड, ये भी ट्यूमर बनता है। फाइब्रॉइड ये हम लोग आगे देखेंगे ये किससे बनता है ये ट्यूमर और कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसरस ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर का पहला पॉइंट क्या है, इट ग्रोज वेरी रैपिडली एंड मॉर्टलिटी रेट इज़ हाई। ये कैसे बढ़ता है बॉडी के अंदर, बहुत रैपिड मैनर में बढ़ता है और इसके में मॉर्टलिटी रेट भी हाई हो जाता है। रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्यूमर कॉजेज ओवर क्राउडिंग एंड डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल सेल। रैपिड ग्रोथ की वजह से ओवर क्राउडिंग हो जाता है और जो नॉर्मल सेल है ये डिसरप्शन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कैंसरस सेल्स इंटरफेयर विथ फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल सेल एंड फाइनली किल द नॉर्मल सेल। जो कैंसरस सेल है इसका फंक्शन क्या हो जाता है, नॉर्मल सेल से हट जाता है, जिसकी वजह से ये फंक्शन आर फेल्ड टू द नॉर्मल सेल और टोटली नॉर्मल सेल्स आर किल हो जाते हैं। नेक्स्ट फीचर इज द कैंसरस सेल्स स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गेन टू अदर ऑर्गेन थ्रू ब्लड और लिम्फ के ज़रिए और ब्लड के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह वो कैंसरस सेल स्प्रेड होता है एंड फ्रॉम न्यू ट्यूमर सेल, जिसकी वजह से न्यू ट्यूमर बनता है कॉल्ड अ सेकेंडरी ट्यूमर, उसको ही सेकेंडरी ट्यूमर बोला जाता है। दिस माइग्रेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ मेटास्टेसिस। इसको ही ये जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होके आ रहे हैं इसको ही क्या नाम दिया गया है, मेटास्टेसिस नाम दिया गया। द ट्रांसफ़र ऑफ द मैलिग्नेंट कैंसरस सेल फ्रॉम वन ऑर्गेन टू अनदर थ्रू द ब्लड और लिम्फ इज कॉल्ड एज अ मेटास्टेसिस। अभी ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ द मैलिग्नेंट कैंसरस सेल फ्रॉम वन ऑर्गेन टू अनदर ऑर्गेन थ्रू अ ब्लड और लिम्फ। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ कैंसर। 4 different types of cancerous cells are present. One is carcinoma, sarcoma, lymphoma, leukemia, adenocarcinoma. ये 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ कैंसरस सेल पढ़ेंगे।